नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने 30 से ज्यादा एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर यानी हवाई टैंकर विमान मध्य पूर्व भेज दिए हैं। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। अगर ट्रंप आदेश देते हैं कि अमेरिका ईरान और इजराइल की लड़ाई में शामिल हो तो ये टैंकर इजराइल के फाइटर जेट्स को हवा में ही ईंधन भरने में मदद करेंगे। इससे लड़ाकू विमान ज्यादा समय तक ईरान की सीमा में रह सकते हैं और टारगेट ढूंढ सकते हैं। बता दें, इजराइल के पास कुछ ही टैंकर विमान हैं जिससे उसके फाइटर जेट सीमित समय के लिए ही ईरान के ऊपर उड़ सकते हैं। उन्हें टारगेट ढूंढने के बाद वापस लौटकर ईंधन भरना पड़ता है, लेकिन अब अमेरिका के टैंकर आ गए हैं जिससे इजरायली विमान लंबे समय तक ईरान में उड़ सकेंगे। बता दें, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें मोबाइल हैं, मतलब हमला करने के बाद ये गायब हो जाती हैं, फिर दोबारा लोड होकर फिर से हमला करती हैं। इन्हें ढूंढने के लिए जेट्स को लंबे समय तक हवा में रहना जरूरी होता है। अमेरिका के टैंकर इस काम में मदद करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता कभी हार नहीं मानेगी। यह बयान उन्होंने उस दिन दिया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने को कहा था। खामेनी ने कहा कि अमेरिकियों को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान की जनता हार मानने वालों में से नहीं है। अगर अमेरिका ने कोई भी सैन्य हमला किया तो उसे ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग ईरान, इसकी जनता और इसके इतिहास को जानते हैं वो कभी धमकी की भाषा में बात नहीं करते। ईरान की सेना ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर एडवांस मिसाइल से हमला करके अमेरिका को साफ संदेश दिया है। बुधवार तड़के जारी प्रेस रिलीज में IRGC ने बताया कि ईरान का 11वां जवाबी हमला था और इस बार फतह नाम की पहली पीढ़ी की एडवांस मिसाइलें इस्तेमाल की गईं, जो बार बार इजराइल की एयर डिफेंस को भेजती रही हैं। IRGC ने कहा कि हमने इजराइल के युद्धप्रिय साथी अमेरिका को ये संदेश दे दिया है कि ईरान अब बहुत ताकतवर है। अब कब्जे वाले इलाकों में हमारा मिसाइल पूरी तरह से असरदार है। वहां के लोग अब हमारे हमलों से खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। IRGC ने कहा कि अब हमें इजराइल के कब्जे वाले इलाकों के आसमान पर पूरा कंट्रोल मिल गया है। इजराइल के लोग अब हमारी मिसाइलों से खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ईरान की एक रणनीतिक योजना है जिससे वो इजराइल को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस पत्र को साझा करते हुए लिखा कि ईरान की रणनीतिक योजना इजराइल को मिटाने की है। इजराइल इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और न ही अपने अस्तित्व को खतरे में डालने देगा। इस पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल का ईरान पर हमला एक बहुत गंभीर कारण के बाद किया गया क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही ईरान की ओर से मिसाइल और उसके सहयोगी आतंकवादी संगठनों के नए हमलों की तैयारी भी चल रही थी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। इजरायली सेना ने कहा कि एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के एक रिमोट से संचालित ड्रोन पर ईरान की जमीन से हवा में मिसाइलें दागी गईं। IDF प्रवक्ता ने कहा ये डिवाइस ईरानी एयर स्पेस में गिरा जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच 6 दिनों से संघर्ष जारी है। गैर लाभकारी संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स इन ईरान दोनों देशों के बीच बमबारी शुरू होने के बाद से हताहतों की संख्या पर नजर रख रहा है। संगठन के आंकड़ों के मुताबिक इजरायली हमलों की वजह से ईरान में 452 लोग मारे गए हैं और 646 घायल हुए हैं। वहीं इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इजराइल में शुक्रवार से अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बुधवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात होने वाली है। आसिम मुनीर ट्रंप से लंच पर मिलेंगे। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह मुलाकात उस समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल युद्ध लड़ रहे हैं और भारत पाकिस्तान के बीच हाल के सैन्य तनाव के बाद युद्ध विराम हुआ है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुलाकात को लेकर मोदी सरकार की कूटनीति पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात ने भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर
जिनकी भड़काऊ टिप्पणी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी थी, आज व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। ये नमस्ते ट्रंप द्वारा हाउडी मोदी को तिहरा झटका है। भारतीय कूटनीति बिखर रही है और पीएम पूरी तरह से चुप हैं। कनाडा में आयोजित G7 सम्मेलन से जल्दी निकलने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 से लौटते हुए अमेरिका आने का भी न्योता दिया, लेकिन पीएम मोदी ने स्वीकार नहीं किया। ये बात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताई है। मिस्री ने बताया है कि ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि वो कनाडा से लौटते समय अमेरिका आ सकते हैं। इस पर पीएम मोदी ने बताया कि वो पहले से तय कार्यक्रमों के चलते फिलहाल अमेरिका नहीं आएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना तो अमेरिका भारत ट्रेड डील पर कोई बातचीत हुई और न ही भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका की किसी भी प्रकार की मध्यस्थता पर चर्चा हुई। सैन्य कार्रवाई रोकने से जुड़ी बात केवल भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच पहले से मौजूद संवाद चैनल के माध्यम से हुई और ये बातचीत पाकिस्तान की पहल पर शुरू हुई थी। हालांकि ये सब बातें भारत के विदेश सचिव ने बताई हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप से बात करने की बात को भी ट्वीट नहीं किया है, ये भी एक सवाल है। पीएम मोदी बुधवार को क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे। ये उनकी 2-3 देशों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है। उन्होंने इस दौरे को ऐतिहासिक बताया और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया। बता दें, पीएम मोदी ने कहा ये दौरा बहुत खास है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया आया है और वहां के प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट पर आकर स्वागत किया, जो एक बड़ी बात है। आज इंदौर में सोनम के घर मेघालय पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने सोनम के घर वालों से पूछताछ की। इस बीच इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। दरअसल एक ऐसा शख्स है जिससे सोनम घंटों बात करती थी। 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक संदिग्ध वर्मा से सोनम की घंटों बात हुई। फिलहाल उसका नंबर बंद आ रहा है, लेकिन पुलिस हर मामले की तह में जाने में लगी हुई है। राजा रघुवंशी के परिवार ने मांग की है कि हत्याकांड का पूरा सच सामने लाने के लिए सोनम के परिवार के सभी लोगों का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। मेघालय पुलिस के दल के पहुंचने से पहले इस मांग पर सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर कोई शक है तो वो हर तरह की जांच से गुजरने के लिए तैयार हैं। बता दें, कल राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 आरोपियों की कोर्ट में पेश होगी। 8 दिन की पुलिस रिमांड के बाद ये पेशी होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।